अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आप और मैं हूं अली आज़म बुखारी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का मौजू लेकर आया हूं और आज मैं डिस्कशन करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो तमाम दुनिया के लिए क्यों अलार्मिंग सिचुएशन बना हुआ है और तमाम दुनिया की जो नज़रें हैं वो क्यों पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो मैं आज इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मैं इसके बैकग्राउंड में जाता हूं कि दुनिया में जो जंग चल रही है वो है सुपर पावर की, लेकिन ये जो इंसान हैं ये नासमझ हैं, इनके पास इल्म की कमी है। इल्म वो नहीं कि जो आप यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस के अंदर लेते हैं, एक इल्म रूहानी है। उस रूहानी इल्म की इस दुनिया के पास कमी है और ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही ताकतवर हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। जो सुपर पावर है वो ज़मीन और आसमान का अकेला वारिस और खालिक है और वो अल्लाह है। बाकी रब्बे ज़ुल जलाल ने जो अपनी ताकत है वो ज़मीन के ऊपर रखी हुई है और वो अल्लाह के बरगुज़ीदा लोग हैं जो अल्लाह की ताकत को ज़मीन के ऊपर फैलाए हुए हैं और तभी ये ज़मीन इस दुनिया के ऊपर बरकरार है और ये निज़ाम कायनात चल रहा है। ये जो पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती सूरत हाल है ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है और जो ताकतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में लिख दिया है कि हमने कैसे पाकिस्तान के अंदर ये फसादात, ये तसादुम बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान कामयाब ना हो। असल में पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो कामयाबी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चीन की है। चीन के ऊपर दुनिया की नज़रें हैं और जो मेन उनका निशाना है वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे तो चीन के ऊपर काली ज़रब लगेगी। ये दुश्मन ऐसा ही सोच रहा है। ये जो धमाका हुआ है कराची के अंदर, जो शारी बलोच ने किया, एक फ़ीमेल को इस्तेमाल किया गया और उसके बाद BLA ने ये कबूल किया कि ये धमाका हमने कराया और हम ऐसे धमाके मज़ीद कराएंगे। और उनमें जो मजीद ब्रिगेड के कनटुट्टे हैं, मैं उनको कनटुट्टा कहूँगा क्योंकि पूरा बलूचिस्तान मैं घूमा हूँ। मैं ISPR के साथ सारा बलूचिस्तान देख चुका हूँ और मैं पाक सरज़मीन के इन मुहाफ़िज़ों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं सलाम और सलूट करता हूँ इन फ़ौजियों को। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक खुश्क पहाड़ है, उसकी एक चट्टान है, उसके ऊपर मैंने एक शख्स को देखा तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये पाक आर्मी का एक नौजवान है जो ड्यूटी कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी जो यानी कि मूवमेंट है वो कितनी देर की बात है, तो वो कहते हैं मूवमेंट का कोई पता नहीं होता, ये जब तक कि इसको रिकवर करने के लिए या इसकी जगह कोई आता नहीं है तब तक ये नौजवान अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। और इसी तरह के नौजवान मैंने बलूचिस्तान की मैक्सिमम पहाड़ियों के ऊपर देखे हैं। वो बलूचिस्तानी आवाम की भी हिफाजत कर रहे हैं और वो इस रियासत पाकिस्तान की भी हिफाजत कर रहे हैं। वो मुल्की जो मफादात हैं उनके लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उन नौजवानों को गर्मी की शिद्दत में, मैं AC की गाड़ी में बैठा हुआ था और जब मैं मूव कर रहा था तो कुछ देर के लिए जब हम गाड़ियों से उतरे तो इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि मैं कुछ ऐसी जगह तलाश कर रहा था जाके मुझे सुकून है। तो मैं आर्मी ऑफिस के अंदर गया और मैं वहाँ जाकर बैठ गया, लेकिन मैं वहाँ बैठकर ये सोच रहा था कि काश कि ये नौजवान आज पाकिस्तान के हालात के अंदर इतना अमन होता कि ये नौजवान भी कुछ सुख का सांस ले लेते। खुदारा इस निज़ाम को समझें। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमारे अंदर फ़िरका वारियत, ये फसादात, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हम क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम दुश्मन के आलाकार बन रहे हैं और दुश्मन ये चाहता है कि हम उसके लिए काम करें। हम न जाने में भी हम दुश्मन के आलाकार होते हैं और हम दुश्मन का काम कर रहे होते हैं। क्यों कि जब एक हदीस में आ गया है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो याद रखें हम एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दें। 1947 के बाद क़ायद आज़म ने जब ये पाकिस्तान बनाया था तो उसने कहा था कि यहाँ हर इंसान आज़ाद है, अपने अपने इबादत गाहों में इबादत कर सकता है, अपने अपने मज़हब के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। तो हमें भी पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन की पैरवी करनी चाहिए कि जो उन्होंने फैलाया था और वो दीन इस दुनिया में ऐसे सब्ज़ा लेकर आया, ऐसी शादाबी लेकर आया कि वो आज हम इस सुकून में हैं कि जब हम कलमा पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जो डिबेट है वो किसी और तरफ जा रही है। मैं इस डिबेट को वापस लेकर जाना चाहता हूँ। शारी बलोच का कराची में धमाका, चाइनीज़ जो काउंटर किए गए, चाइनीज़ के ऊपर जो हमला किया गया,
وہ ٹیچرز سے بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، اور اس کی جو انہوں نے جو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ مجید بریگیڈ جو چند کنٹوٹے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھماکے ہم نے کیے ہیں۔ بزدلو، اگر تم بہادر ہو اور تم اپنے نسلوں سے ہو، تمہارے آباء و اجداد اگر خاندانی ہیں، تو اپنے چہرے میں جو نقاب لگایا وہ نقاب ہٹا کر دکھاؤ، تاکہ تمہاری شخصیت کا پتہ چلے، تاکہ پتہ چلے کہ دشمن کون ہے۔ تم غدار ہو، تم دشمن کے اعلی کار ہو، تمہیں جو انڈیا کہتا ہے تم اسی کی کٹ پتلیاں ہو، تم اسی کے کہنے پہ بھونکتے ہو، تم اسی کے کہنے پہ کاٹتے ہو۔ یہ ریاست پاکستان ہے، یاد رکھنا جو محافظ اس سرزمین کی حفاظت کر رہے ہیں وہ تمہیں پہاڑوں کے کونوں خدروں سے چن چن کر ماریں گے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک بریگیڈیئر کو کہتے ہوئے سنا کہ میں خود بلوچستان کے پہاڑوں کی طرف جاتا ہوں اور میں تلاش کرتا ہوں کہ کون ہے وہ دشمن جو انڈیا کا اعلی کار ہے اور اس وطن کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ تو اگر ہمت ہے تم باہر نکل کے دیکھو، پاکستان کے نوجوانوں کا سامنا کرو جو بلوچستان کے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر کھڑے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں سپر پاور کی جنگ چل رہی ہے، اور سپر پاور سب سے پہلے امریکہ کہتا ہے کہ میں ہوں، امریکہ اس کے بعد روس کہتا ہے کہ میں ہوں۔ امریکہ اور روس دونوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے نیٹو فورسز کے ذریعے دیکھ لیا، شام کے اندر اس کو مار پڑی، ایران کے اندر اس کو مار پڑی، عراق کے اندر اس کو مار پڑی، افغانستان کے اندر اس کو مار پڑی۔ نیٹو فورسز تھک چکی ہیں مار کھا کھا کے، اور نیٹو فورسز نکلنے ہی نہیں چاہتی، جنگ کرنے ہی نہیں چاہتی۔ نیٹو دن بدن پریشانی کا سامنا ہے ان کو، اور وہ فورس پریشان ہے کہ ہم لڑیں یا نہ لڑیں۔ دوسری طاقت ہے روس۔ روس نے اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پیوٹن جہاں بھی حملہ کرتا ہے، پیوٹن کی یہ تاریخ ہے کہ وہ اس حملے کو تب تک جاری رکھتا ہے کہ جب تک کہ وہ قبضہ کر نہیں لیتا۔ پیوٹن نے مختلف جگہوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ چچنیا پہ پیوٹن کا ایک زبردست قسم کا قبضہ تھا، اور اس نے حملہ کیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پیوٹن نے اب یوکرین کے اوپر حملہ کیا ہے۔ پیوٹن تب تک حملہ کرتا رہے گا جب تک کہ پیوٹن قبضہ نہیں کر لیتا۔ یاد رکھیے یہ وہ دو طاقتیں ہیں جو ماضی میں اپنی دھاج بٹھا چکی ہیں، لیکن یہ دونوں طاقتیں دن بدن اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہیں، اور ان کا جو مستقبل ہے وہ مجھے تاریک نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ امریکہ ہے اور اس کے ساتھ نیٹو فورسز ہیں، وہ تھک چکی ہیں، اب مزید ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی، وہ ہار چکے ہیں۔ افغانستان اس کی مثال ہے۔ دوسرا جو رشیا ہے، پیوٹن ہے، وہ بھی لڑائیاں کر کر کے وہ بھی اپنے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے۔ جو ممالک بھی جارحیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو جنونیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو زمین کو لو لہان کرتے ہیں، ان کا جو انجام ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ آخری بات جو رہے گی، جو آخری ملک ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے، جو انتہائی پاورفل ہے، وہ ہے چین۔ چین انویسٹمنٹ کے ذریعے ممالک کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ ممالک کے اوپر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ ڈریگن جاگ چکا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے مفادات ہیں، اور ہمارے مفادات چین کے ساتھ ہیں اور چین کے مفادات ہمارے ساتھ ہیں، یہ انڈیا کو بھی برداشت نہیں ہے، اور یہ ہمارے نزدیک کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی برداشت نہیں ہے۔ ان میں مسلم ممالک بھی ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ۔ میں نے گوادر پورٹ کا وزٹ کیا ہوا ہے، میں نے گوادر پورٹ دیکھی ہے۔ دنیا میں جتنی پورٹ بھی ہیں ان کی جو گہرائی ہے وہ 9 سے 11 میٹر ہے، اور گوادر پورٹ کی جو گہرائی ہے وہ 18 میٹر ہے، اور اتنے گہرائی والا سمندر ہے، اور اتنا نیلا سمندر ہے، اور اتنا خوبصورت لوکیشن ہے کہ شاید ہی کہیں ہو۔ چین پاکستان کے رستہ دنیا پہ راج کرے گا، اور اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا۔ جال بنیں گے، روڈ بنیں گے، ٹریک بنیں گے، بلڈنگیں بنیں گی، سٹرکچر آئے گا، فیکٹریاں لگیں گی، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی۔ چائنا جو اس وقت انویسٹمنٹ کر چکا ہے پوری دنیا میں، وہ دھاج بٹھائے گا پاکستان کے راستے سے، اور سی پیک
हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इंशाअल्लाह मेरे परवरदिगार को कबूल हुआ और मंजूर हुआ तो जल्द आप देखेंगे कि सी पैक मंसूबा कामयाब हो चुका है और पाकिस्तान शाद और आबाद है। दुश्मन जितनी भी कोशिश कर ले, दुश्मन जितना भी टारगेट कर ले, दुश्मन हमेशा नाकाम होगा, दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। अहम बात, आखिरी बात जो मैं आपके सामने करने लगा हूँ, इंतहाई सोच विचार की हामिल है। याद रखिएगा कि हमें इस वतन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, इस मोहब्बत को इतना बढ़ाना चाहिए कि ये वतन शाद और आबाद रहे। अमेरिकन ऑथर हैं, उनका नाम है डैनियल मार्के। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने उसके अंदर ये कहा है, उन्होंने 3 रीज़न दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी बात है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इंगेज किया और अमेरिका पाकिस्तान से नहीं निकलना चाहता। तो वो जो 3 बातें अहम हैं वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। फर्स्ट रीज़न, पाकिस्तान's nuclear and the missiles program is so big and extendable that we have to be constantly engaged with Pakistan to keep an eye on it. Second reason वो देता है, Pakistan is the only country in the world which has deep ties with China civil military leadership. The third reason is that Pakistan has such a large army that it can destabilize not only the region but the whole world. It also important to stay engaged with Pakistan to keep an eye on the Pakistan army. We decided 72 years ago that Pakistan could not be allowed to develop and that Pakistan could not be allowed to lead the Islamic world. He added some of the ways we have done this are to destabilize Pakistan so that we can manage and destabilize in such a way that we buy Pakistani leaders. दोस्तों कुछ समझ आई है तो ये बड़े ही ख़तरनाक किस्म की बातें हैं जो डैनियल मार्के ने अपनी किताब में लिखी हैं। डैनियल मार्के ने जो 3 रीज़न दिए हैं वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसका जो सियासी और अस्करी असर व रसूख चाइना के साथ बहुत करीबी है। उनको ये बात इसलिए चुभती है कि उन्हें पता है कि चाइना एक ड्रैगन है जो जाग चुका है और यही मुस्तकबिल की सुपर पावर है। वो ये कहते हैं कि अस्करी और सियासी ताल्लुकात इनके गहरे हैं, तभी अमेरिकन्स इंगेज रखे हुए हैं पाकिस्तान को। दूसरा रीज़न वो क्या देते हैं, वो कहते हैं वो हमारे एटमी सिस्टम से खौफज़दा हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर है, जो मिसाइल सिस्टम है, वो इंतहाई पावरफुल है, वो दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क का मुकाबला कर सकता है। तीसरा रीज़न वो क्या देते हैं, तीसरा रीज़न वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पास फोर्स है, जो आर्मी है, वो इंतहाई पावरफुल है और वो दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी लड़ सकती है और वो दुनिया के किसी मुल्क को भी हरा सकती है। तो ये वो बातें हैं, याद रखिएगा कि हमने पाकिस्तान का रिस्क खाया है, हमने इस वतन के अंदर पैदा हुए और हम इस वतन के अंदर ही मरेंगे, इसी मट्टी के अंदर दफन होंगे। हमें इसके साथ वफा करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि दुश्मन क्या चालें चल रहा है और देखते हैं कि वो अपनी चाल में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन मेरा ईमान और अकीदा है कि ज़रूर परवरदिगार इस पाकिस्तान को रोशन रखेगा और ये पाकिस्तान हमेशा शादबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।